Hello, my dear students. Welcome back to my channel. My name is Prachi Sharma, and in today's session, we are starting with the last portion of the chapter Chemical Bonding. हमने इससे पहले वाले सेशन में वी completed covalent bonds, but उसके लास्ट में एक हमारा कंपैरिजन चार्ट था between electrovalent bonds and covalent bonds, वो रह गया था. So we'll start from there and then we'll continue ahead to coordinate bond. अब जिन स्टूडेंट्स को डायरेक्टली कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ना है आप आगे वीडियो को स्किप कर सकते हैं, बट अगर आपने वो चार्ट स्टडी नहीं करा है, वो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से आपके रीजनिंग क्वेश्चंस डेफिनेटली आते हैं. So, for the students who do not know what is going on in this series we have started from the 2nd of August, and we are planning to complete the whole syllabus of chemistry for you in 4 months with all the details, all the descriptions and providing you answers for all the type of questions. So इसमें हम in text questions भी cover करेंगे और इसमें हम back exercise questions भी cover करेंगे. Once we are done with this whole series, you will be in a very better position to understand the whole syllabus, plus with the questions, with practice, everything will be on point. So if you are someone जिसने अभी तक preparation start नहीं करी है and आपको chemistry से डर लगता है, I can promise you that if you devote about 4 to 5 hours every week, तो आप easily 4 महीने में अपना पूरा syllabus cover कर सकते हैं. And by November you can start working on revision, sample papers and previous year questions. So अपनी मैम पे थोड़ा भरोसा रखें. कोई डाउट है, परेशानी है तो प्लीज रीच आउट. यू कैन ईमेल मी एट psclassesicsc@gmail.com, या फिर आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, या फिर आप टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिए. सो वट एवर इज मोर फीजिबल टू यू, डू प्लान टू रीच आउट टू मी इफ देयर इज एनी अदर कंसर्न्स रिगार्डिंग केमिस्ट्री, या आपको कोई पोर्शन है जो समझ में नहीं आया है, या प्रिपरेशन कैसे करनी है उसमें भी कंफ्यूजन है, तो भी आप रीच आउट कर सकते हैं. सो as I always say, without wasting any more time, let's get started with today's session. Alright students, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. आज का सेशन में हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज एंड कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट एंड कोवैलेंट कंपाउंड्स. हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे आज का सेशन. बहुत ही आराम से सुनना, ये पूरा चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा रीजनिंग क्वेश्चंस आते हैं इस पोर्शन में से. चलो सबसे पहला पढ़ते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स के अंदर. सो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स, देयर नेचर, सो दे आर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयंस. ये हमने इससे पहले भी डिस्कस करा था कि इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस होते हैं और कोवैलेंट बॉन्ड्स में मॉलिक्यूल्स होते हैं. ठीक है. नाउ दे आर हार्ड सॉलिड्स कंसिस्टिंग ऑफ आयंस. हार्ड सॉलिड्स कैसे? नाउ फॉर एग्जाम्पल आपके पास Na है प्लस Cl है माइनस, तो जो इसका बॉन्ड बनता है NaCl, इन दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, और अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होती है तो आपको आयंस मिलते हैं. ठीक है. बट दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही ये बहुत ही हार्ड सॉलिड्स बनते हैं, क्योंकि आपस में बॉन्ड अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए हार्ड सॉलिड्स बना पाते हैं. लेट्स कम बैक हियर. नाउ दीज हैव स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर आयंस व्हिच कैन नॉट बी सेपरेटेड इजीली. आराम से टूटती नहीं है ये फोर्स. ठीक है. अब जब हम कोवैलेंट बॉन्ड्स पे आते हैं, सो दीज आर गैसियस, लिक्विड्स और सॉफ्ट सॉलिड्स. इसका कारण यही है कि क्योंकि इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसी वजह से ये सॉफ्ट सॉलिड्स बनाते हैं. ठीक है. या तो गैसियस होंगे, या तो लिक्विड्स होंगे, या तो सॉफ्ट सॉलिड्स होंगे. तो इसका रीजन भी पढ़ लीजिए. दे हैव वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स. आगे बात समझ. आगे चलते हैं. बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट. अब जिसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी ज्यादा होगी, उसको बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट भी उसका ज्यादा होगा, क्योंकि आपको ज्यादा हीट एनर्जी या ज्यादा ओवरऑल एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी उन फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए,
ताकि जो आपका स्टेट चेंज होनी है वो चेंज हो पाए। स्टेट कब चेंज होती है? मान लीजिए सॉलिड से लिक्विड आना है, मेल्टिंग हो रही है, तो कब स्टेट चेंज होगी? जब जो आपके इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इस केस में जो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम होगी एनर्जी प्रोवाइडेड से, तब जाके स्टेट चेंज होगी। इसीलिए इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड्स में जो आपका मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, ये हाई होता है। लेट्स रीड इट। Boiling point and melting point. These are non-volatile with high boiling and high melting point. अब अगर give reason में question आता है why, तो आप ये वाला reason यहाँ लिखेंगे. There exists a strong force of attraction between the oppositely charged ions, so a large amount of energy is required to break the strong bonding between these ions. ठीक है, अब यही चीज कोवलेंट बॉन्ड में सीधी सीधी उल्टी है, क्योंकि इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत लो है, बहुत ही हल्की है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसी वजह से जब आप थोड़ा सा भी हीट एनर्जी, थोड़ा सा भी आप एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ये जल्दी ब्रेक हो जाते हैं। सो इसी वजह से हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, these are volatile with low boiling and low melting points. Now इसका reason, they have weak forces of attraction between the binding molecules, thus less energy is required to break the force of bonding. ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिंग नेचर। अब क्या होता है, क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो क्या होगा ना, लेट्स से ये आपका कोई वायर है, मान लीजिए कोई भी आपका, जिससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, तो इलेक्ट्रिसिटी क्यों इसमें से पास हो पाती है? क्योंकि आपके इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो घूम रहे हैं। ठीक है, नाउ क्योंकि आपके इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग है, उसमें ऐसे आयंस घूम फिर नहीं रहे हैं, तो इसी वजह से दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। किसमें? इन सॉलिड स्टेट। जब तक आपके इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड सॉलिड स्टेट में है, तब तक कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है, तो कोई ऐसे आलतू फालतू फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं घूम रहे जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाए। ठीक है, बट अगर आप इन्हीं को इन लिक्विड स्टेट करेंगे या फिर आप इन्फ्यूज्ड स्टेट करेंगे, एक्व स्टेट मतलब आपने पानी में घोल दिया, नमक की बात कर रहे थे, मान लो NaCl, उसको आपने पानी में ऐड कर दिया, पानी में ऐड करते ही ये डिसोसिएट हो जाते हैं। ठीक है, डिसोसिएट का मतलब आपके आयंस अलग अलग हो गए, Na+ हो गया, Cl- हो गया। ठीक है, एज सुन एज आपकी आयंस फॉर्मेशन हो गई, ये गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाते हैं। ठीक है, तो लेट्स रीड इट। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिंग नेचर, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। इसका रीजन क्वेश्चन बहुत बार आता है, व्हाई डू इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, या फिर comment on electricity conduction of a covalent of an electrovalent compound in solid state। तो उस केस में आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो कंडक्ट नहीं करते और क्यों नहीं करते। आ रही है बात समझ? सीधी सीधी बात है। दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन्फ्यूज्ड और इन एक्व स्टेट। इसका रीजन पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस इन द सॉलिड स्टेट आर वेरी स्ट्रॉन्ग। इस वजह से सॉलिड स्टेट में तो कोई मतलब नहीं है इनका कंडक्शन का। These forces weaken in fused state or solution state, hence ions become mobile। ठीक है, आगे बढ़े कोवलेंट पे। Now, electricity conducting nature, they are non-conductors of electricity in solid, molten or aqueous state। इसका कारण ये है कि इसके अंदर आयंस है ही नहीं, मॉलिक्यूल्स है, डिसोसिएट होता ही नहीं है, तो कैसे कंडक्ट करेगा? ठीक है, फ्री आयंस चाहिए, तो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री आयंस ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन नहीं करता। आगे बढ़ते हैं। डिसोसिएशन, अब मैं आपको डिसोसिएशन बता रही थी कि जो हमारे इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स है वो डिसोसिएट हो जाते हैं। डिसोसिएट का मतलब क्या हुआ कि आपके पास NaCl था, आपने उसका एक्व स्टेट बनाया, मतलब मान लीजिए आपने उसमें वाटर ऐड किया। अब वाटर के साथ क्या बात है ना, वाटर एक पोलर कोवलेंट कंपाउंड है। पोलर याद है आपको? पोलर वो जिसमें कि आपका मान लीजिए A और B के बीच में बॉन्ड है, A ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो A अपनी तरफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचता है, क्योंकि A ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो उसे अपनी तरफ पुल करता है।
इन वाले कंपाउंड्स को हम पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स कहते हैं कि पोल्स आते हैं इसमें, स्लाइट पॉजिटिव और स्लाइट नेगेटिव। तो जब हमारे पास वाटर होता है, वाटर एक पोलर कोवलेंट कंपाउंड है, तो ये ना आपके इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स की जो फोर्स है उसको कम करता है, और कम करने की वजह से जो आपके इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स हैं वो बेचारे अलग अलग आयंस में हो जाते हैं, ठीक है, सेपरेट हो जाते हैं। इसको हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि NaCl की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं, चाहे वो कितनी भी स्ट्रांग है, पर अगर वाटर आके उसमें ऐड होता है तो वो इस रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है, और मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आपके आयंस सेपरेट आउट हो जाते हैं, ये रिलेशनशिप ब्रेक हो जाती है और सेपरेट हो जाते हैं। जब भी आप ऐसे बॉन्ड्स में और ऐसे चीज़ों को याद करें, तो कोई भी एक अपना रेगुलर लाइफ एग्जाम्पल लेके याद करें, तो आपको लंबे टाइम तक वो चीज़ याद रहती है, ठीक है। तो अगर कोई भी एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड्स की, जिसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं, फिर भी अगर वाटर उनमें ऐड होता है, वाटर उनमें मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करके उनके आयंस को सेपरेट कर देता है, रिलेशनशिप टूट जाता है। इस केस में वाटर क्या है? वाटर एक पोलर कोवलेंट कंपाउंड है। पोलर कौन होते हैं? जो इतने तेज है अपने आप में कि वो पॉजिटिव बात भी कर सकता है और वो नेगेटिव बात भी कर सकता है, ठीक है। तो ये बहुत शातिर है। आई बात समझ? तो डिसोसिएशन की बात करते हैं। इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड्स आर कंपोज्ड ऑफ आयंस। इन सोल्यूशन दीज आयंस बिकम मोबाइल, और इन मोल्टन स्टेट दीज आयंस डिसोसिएट, ठीक है। Water being a polar covalent compound decreases the electrostatic forces of attraction, resulting in free ions in aqueous solution. आगे बात समझ? Their ions dissociate and migrate when an electric current passes through them in their molten or aqueous solution. इसका मतलब कि जब आपकी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो ये आयंस मोबिलिटी शो करते हैं, इधर से उधर भागने लगते हैं। तो NaCl Na प्लस प्लस Cl माइनस, आयंस डिसोसिएट इन वाटर और इन मोल्टन स्टेट। नाउ इस तरफ आता है आयनाइजेशन। अब आयनाइजेशन क्या चीज है? अब जो हमारे कोवलेंट कंपाउंड्स है, आयंस तो उनमें है नहीं, तो इसी डिसोसिएशन वो करते नहीं। तो जो हमारी आयनाइजेशन है उसका मतलब क्या है? तो आयनाइजेशन का मतलब है कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स के थ्रू। नॉन पोलर कौन से कोवलेंट कंपाउंड्स थे? जिसमें बराबरी का रिलेशनशिप था, दोनों बराबरी के स्ट्रॉन्ग थे, कोई इलेक्ट्रॉन पेयर किसी की तरफ नहीं जाएगा, बीचों बीच रहेगा। बोथ ऑफ देम हैव इक्वल अंडरस्टैंडिंग, इक्वल पार्टनरशिप इन दैट रिलेशनशिप, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, उसे हम नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड बताया था हमने, ठीक है। सो ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स डू नॉट आयनाइज, वो आयनाइज नहीं करते क्योंकि आयंस तो है ही नहीं, ठीक है। सम ऑफ द कोवलेंट कंपाउंड्स आर पोलर इन नेचर, ठीक है, पोलर होते हैं। पोलर कौन सा वाला? हमारे शातिर वाले। शातिर वाले कौन सा था? एग्जाम्पल वाटर था। दे आयनाइज इन देयर सॉल्यूशंस एंड कैन एक्ट एज एन इलेक्ट्रोलाइट, वो आयनाइज करेंगे। और आयनाइज कैसे करेंगे? कि जब वो ब्रेक होंगे ना, वो दूसरे को ढूंढ के ना कंबाइन हो जाएंगे। जैसे आपके पास HCl प्लस वाटर था, तो हाइड्रोजन अकेला घूमने की बजाय ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके और आपको एक क्लोरीन भी दे दिया, ठीक है, आयनाइज हो गए, ब्रेक डाउन हो गए। The dissociation of molecules into ions does not take place in covalent molecules. जो आपका डिसोसिएशन है, ठीक है, मतलब ब्रेकिंग डाउन इन कॉन्जिक्यूटिव आयंस, वो नहीं होता क्योंकि हमारे पास फ्री आयंस नहीं है कोवलेंट कंपाउंड्स में, पर आयनाइजेशन होता है। आयनाइजेशन मीन्स कि जब आपने पानी उसमें मिक्स करा, या सॉरी आपने जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करी, तो वो अपने आयंस में ब्रेक हुआ, ठीक है, उसे आयनाइजेशन कहेंगे। एंड दे कैन ऑल्सो बिहेव एज एन इलेक्ट्रोलाइट। नाउ कोवलेंट कंपाउंड्स डू नॉट हैव आयंस, इनके अपने को ऐसे कंसेक्यूटिव आयंस है नहीं, मॉलिक्यूल्स हैं। पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल्स फॉर्म आयंस इन देयर सॉल्यूशंस, तो पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं आयंस अपने सॉल्यूशन में, ठीक है, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं आयंस। देन कोवलेंट कंपाउंड्स डू नॉट हैव आयंस, सो दे डू नॉट डिसोसिएट, इसे डिसोसिएट नहीं करते। नाउ इलेक्ट्रिसिटी और हीट एनर्जी का जो ट्रांसमिशन है वो तभी होता है जब आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आराम से ट्रांसमिशन हो पा रहा है। तो कोई भी एक कंपाउंड ऐसा जिसमें कि हाई कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी होता है। और अगर कोई ऐसा है जो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट भी होता है। सो
Electrovalent compounds are good conductors of heat. Covalent compounds are poor conductors of heat. अब solubility की बात कर लेते हैं. These are soluble in water but insoluble in organic solvents. Water में dissolve हो जाएंगे, पर organic solvents कौन से हो गए? Alcohol हो गया. इस टाइप के उसमें वो dissolve नहीं होंगे. As water is a polar compound, polar मतलब शातिर, it decreases the electrostatic forces of attraction resulting in free ions in aqueous state, hence they dissolve. ये यहाँ ब्रेकअप करा देते हैं भाई. ठीक है, वाटर बहुत शातिर है, वाटर अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप का भी ब्रेकअप कराने की क्षमता रखता है. सॉल्युबिलिटी, दीज आर इनसॉल्युबल इन वाटर. ठीक है, पानी में डिसॉल्व नहीं होते. ये किस में डिसॉल्व होते हैं? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होते हैं. ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कौन से हो गए? फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल. ठीक है, एज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स आर नॉन पोलर, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स नॉन पोलर होते हैं, हेंस दीज डिसॉल्व इन नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स. ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन, अब दे शो रैपिड स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन इन एक्वस सोल्यूशन. रैपिड स्पीड क्यों आती है हमारी एक्वस सोल्यूशन में? क्योंकि अब ये सेपरेट आउट हो चुके हैं. अब आप इसे ऐसे मान सकते हैं कि जब एक्वस स्टेट में आ गए हैं वो और ब्रेकअप हो चुका है, अब वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड घूम रहे हैं. ठीक है, दोनों ही जने जिनका ब्रेकअप हुआ है, दोनों कंपाउंड का जो ब्रेकअप हुआ, दोनों एलिमेंट सेपरेट हुए, वो जो आयंस हैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड घूम रहे हैं, वो फटाफट रिएक्शन करते हैं. ठीक है, तो जैसे आपने एक्वा स्टेट में डाला तो दे हैव फ्री आयंस, वो बहुत ही जल्दी रिएक्शन करते हैं, इरिटेटेड हैं वो. ठीक है, गुस्से में इधर का उधर फटाफट कर देंगे. सिंस फ्री आयंस आर इजीली फॉर्म्ड इन डिफरेंट सॉल्यूशंस, दे यूनाइट वेरी फास्ट फॉर्मिंग कंपाउंड्स. जल्दी जल्दी कंपाउंड फॉर्म करेंगे. ठीक है, अब अगले वाला है रेट ऑफ रिएक्शन कोवलेंट कंपाउंड्स में. अब कोवलेंट कंपाउंड्स में तो भाई मॉलिक्यूल्स है. ठीक है, तो इतने आराम से नहीं ब्रेक होते, धीरे धीरे आराम से टाइम लेते हैं अपना. They show slow speed of chemical reactions in aqueous solution. In covalent molecules, old bonds are broken and new bonds are formed. Thus, the reaction is slow between covalent compounds. अब हमने देखा था कि जब हम पानी ऐड करते हैं कोवलेंट कंपाउंड में और वो आयनाइज करता है, तो आयंस बनने में भी तो टाइम लगता है. ऐसा तो नहीं एकदम झटके से बन जाते हैं. तो पहले आपके पुराने बॉन्ड ब्रेक होते हैं, फिर नए बॉन्ड फॉर्म होते हैं, तो थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है. ठीक है, अब आगे चलते हैं. इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑन इलेक्ट्रोवैलेंट एंड कोवलेंट कंपाउंड्स, और आई थिंक इसके बाद आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड स्टार्ट होता है. सो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत ही छोटा पोर्शन है. उसका सब सिंपल जो तरीका है समझने का, वो ये है कि जब आपने इलेक्ट्रिसिटी पास करी तो क्या तो वो ब्रेक डाउन हुए, और कौन से आयंस किस की तरफ गए और कौन से आयंस कौन से टर्मिनल की तरफ गए, इतनी सी बात समझनी है. Arrange an electrolytic cell as shown in figure 2.4. The electric circuit contains a 6-volt battery, an ammeter bulb and a platinum electrode connected in series. तो ये आपका 6 वोल्ट की बैटरी हो गई, ये रही बैटरी, यहाँ एमीटर हो गया, ये बल्ब हो गया जो हमें स्विच ऑन करके ये बताएगा कि लाइट पास हो रही है या नहीं हो रही. ठीक है, फिर आपकी एक प्लैटिनम वायर हो गई फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ये आपका एनोड हो गया, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, और ये आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड हो गया कैथोड. अंदर हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल डाला हुआ है, ये आपका वाटर और सम लिक्विड. बात खत्म. टेक द फॉलोइंग इलेक्ट्रोवैलेंट एंड कोवलेंट कंपाउंड्स इन सॉल्यूशन इन सेपरेट बीकर्स एंड डिप द प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स इन देम फॉर अ मोमेंट, वन बाय वन, एंड नोट द चेंज इन एमीटर रीडिंग. कहने का मतलब ये है कि आप एक में पहले इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड ऐड करें, उसके बाद आप अपनी एमीटर की रीडिंग चेक करें कि कितना करंट पास हो रहा है, और उसके बाद आप सेम चीज करें एक कोवलेंट कंपाउंड के साथ, उसमें रीडिंग देखें और फिर दोनों को कंपेयर करें. इससे हमें पता चलेगा कि दोनों में कंपैरिजन क्या है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन में, कौन फास्ट है, कौन स्लो है, कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है. ठीक है, नाउ इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स. When the current is passed in the solution of electrovalent compounds, magnesium chloride, sodium hydroxide, copper sulfate, the bulb glows. ठीक है, जब भी आप इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड डाल रहे हैं तो बल्ब ग्लो कर रहा है. दिस शोज दैट दे अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम. बहुत सिंपल बात है, बल्ब ग्लो कर रहा है तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी जा रही है. द आयनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन और एक्वस स्टेट ड्यू टू फ्री मोबाइल आयंस. ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके. कोवलेंट कंपाउंड्स. When the current is passed through the solution of covalent compounds,
that is distilled water, sugar solution, alcohol, chloroform, benzene and petrol, the bulb does not glow. This shows that they do not conduct electricity. This happens because solutions of covalent compounds contain only molecules and no ions. आगे बात समझ? अब फटाफट आगे बढ़ते हैं, आज का कोऑर्डिनेट तो स्टार्ट करें। ठीक है, सो कोऑर्डिनेट बॉन्ड अब यहाँ पे बहुत ही तरीके से और सिंपल भाषा में समझो। बहुत सारे बच्चे एंड तक भी मुझे ये बोलते रहते हैं मैम समझ में नहीं आ रहा, तो अगर पहली बार समझ रहे हो और तरीके से समझ लो तो बेहतर रहता है, पूरे साल याद रहेगा। ठीक है, और तसल्ली से अपनी कहानियां बना के डिस्कस करेंगे। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है पर समझोगे तो सिलेबस खत्म हो जाएगा टाइम पे। चलो आराम से समझते हैं। हमने ये समझा इस चैप्टर के स्टार्टिंग से कि जो भी हमारे एटम्स हैं वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने की कोशिश करते हैं, या तो ड्यूप्लेट करने की कोशिश करेंगे या तो ऑक्टेट करने की कोशिश करेंगे। ड्यूप्लेट का मतलब है कि अगर एक ही शेल है तो आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। दो से अगर एक से ज्यादा शेल है तो आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो ड्यूप्लेट कंप्लीट करो या तो ऑक्टेट कंप्लीट करो। ठीक है, हमारे बहुत सारे एटम्स ऐसे थे जिन्होंने डोनेशन कर दी, एक्स्ट्रा था, डोनेशन कर दी, तो इन्होंने बनाया आयनिक कंपाउंड। फिर हमारे ऐसे थे एटम्स जिन्होंने आपस में म्यूचुअली शेयरिंग कर ली कि भाई एक एटम एक इलेक्ट्रॉन तुम दो, एक इलेक्ट्रॉन मैं दूंगा, या दो दो शेयर कर लेते हैं, तीन तीन शेयर कर लेते हैं, वट पर दोनों ने इक्वल चीजें दे ब्रॉट ऑन बोर्ड कि भाई तुम 2 इलेक्ट्रॉन लाओ, मैं 2 इलेक्ट्रॉन लाऊंगा, बराबरी का हिस्सेदारी है और रिलेशनशिप फॉर्म हो जाएगी। तो इसे इसमें उन्होंने करी शेयरिंग। ठीक है, इसको उन्होंने बोला कोवलेंट बॉन्ड। अब जो तीसरे वाला बॉन्ड बनता है, तीसरे वाला बॉन्ड वो बॉन्ड होते हैं जिसमें ए और बी लेट से, ठीक है, जिसमें कि एक के पास तो एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, पेयर होना चाहिए, पेयर मतलब कि ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए जो विल्ले हैं, जो किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं कर रहे, खाली पड़े हैं। ठीक है, और दूसरा जो हमारा जो दूसरा एलिमेंट है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी होनी चाहिए, मतलब एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की कमी होनी चाहिए। तो इस केस में क्या होता है, ये एक बहुत ही एक तरफा प्यार वाला रिलेशनशिप है, मतलब कि बी अपनी तरफ से कुछ नहीं ला रहा ऑन द टेबल, वो बस खुद चल के आ रहा है, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, पर जो ए है, ए इज सो मच इनटू द रिलेशनशिप कि ए ही अपनी तरफ से दोनों इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर रहा है कि भाई म्यूचुअली शेयर कर लेते हैं, है तो मेरे, पर जब तुम्हें जरूरत पड़े तुम यूज कर लो। ठीक है, तो ए की तरफ से ये बहुत ही तरीके का एक तरफा प्यार है जो इस बॉन्ड को फॉर्म करता है। ठीक है, तो ये आपके लोन पेयर हो गए, ये पूरे के पूरे शेयर होते हैं ए की तरफ से फॉर बी, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। Always remember, in these type of bonds, one of the atom is not bringing anything on the table. अपनी तरफ से उसका कोई कमिटमेंट नहीं है, इट इज जस्ट कि वो खुद चल के आ रहा है, उतना बहुत होना चाहिए तुम्हारे लिए। ठीक है, और ए इतना ज्यादा प्यार में है कि ए को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ए कहता है कोई बात नहीं, मेरे पास है, मैं तुम्हें दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सारा कमिटमेंट भी मैं करूंगा, सारा सैक्रिफाइस भी मैं करूंगा, तुम बस आ जाओ। ठीक है, ओके, अब इसे आगे रीड करते हैं फटाफट, उसके बाद एग्जाम्पल समझेंगे। ठीक है, the bond formed between two atoms by sharing a pair of electrons provided entirely by one of the combining atoms but shared by both is called coordinate bond या dative bond। ठीक है, एग्जाम्पल हो गए आपके हाइड्रोनियम आयन, अमोनियम आयन, जब हम एग्जाम्पल के स्ट्रक्चर्स डिस्कस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले कंडीशन डिस्कस करते हैं। सबसे पहली कंडीशन तो जो मैंने आपको भी बताई वही है कि एक एटम के पास तो 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, कि उसके पास फालतू का एक पेयर पड़ा है जो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रहा, उस पेयर को बोलते हैं लोन पेयर। ठीक है, लोन मतलब अकेला, अकेला एक पेयर पड़ा है इलेक्ट्रॉन्स का जो किसी और एटम के साथ शेयरिंग नहीं कर रहा और उसके पास एक्स्ट्रा है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास वाटर का मॉलिक्यूल होता है, ओ के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और ओ बनाता है 2 हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, तो एक ये रहा,
एक ये रहा, तो इसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया। अब भी अगर आप इसमें देखें तो अब आपको दो लोन पेयर दिखाई देंगे, ये रहा, एक ये रहा, एक लोन पेयर ये रहा, एक लोन पेयर ये रहा, जो किसी के साथ कंबाइन नहीं कर रहा। इसको बोलते हैं लोन पेयर। कि ऑल दो एक कंपाउंड बना हुआ है, ऑक्सीजन ने कंपाउंड बनाया हुआ है, ऑक्सीजन के पास फिर भी दो लोन पेयर एक्स्ट्रा हैं, तो अगर वो इसको किसी के साथ शेयर करेगा तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। और किसके साथ शेयर कर सकता है? वो उसके साथ शेयर करेगा जिसके पास कमी ही बस दो इलेक्ट्रॉन की हो, और दो इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी होते ही उसका भी ऑक्टेट या ड्यूप्लेट पूरा हो जाए। एग्जाम्पल, किससे कंबाइन कर सकता है? हाइड्रोजन के आयन से कंबाइन कर सकता है। हाइड्रोजन का एटम था, उसने एक इलेक्ट्रॉन -1 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो हाइड्रोजन का आयन बन गया। अब ये जो हाइड्रोजन का एनायन है, इसके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है, सिर्फ प्रोटॉन्स है, ना तो न्यूट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन्स में जीरो है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं पर इलेक्ट्रॉन जीरो है, तो इसे तो दो की तो मिनिमम जरूरत होगी ना अपना ड्यूप्लेट पूरा करने के लिए। तो ऐसे आयन के साथ आपका ये वाटर का मॉलिक्यूल कंबाइन करेगा, तो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर उसको साथ शेयर कर लेगा। उससे क्या फायदा हुआ? हाइड्रोजन का भी वैलेंस सेटिस्फाई हो गई, ऑक्सीजन तो सेटिस्फाई था ही। ठीक है, आइए कंडीशंस पढ़ते हैं। One of the two atoms must have at least one lone pair of electrons. ठीक है, एटलीस्ट एक लोन पेयर होना चाहिए। The pair of electrons which is not shared by any other atom is known as lone pair. लोन पेयर की डेफिनेशन भी आ गई यहाँ सामने, आ गई बात समझ? The lone pair of electrons is provided to the other atom for the formation of coordinate bond. यही लोन पेयर जो एक्स्ट्रा है वही वो दूसरे एटम को प्रोवाइड करता है टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अगला, another atom should be short of at least one pair of electron. दूसरा जो एटम आ रहा है इस रिलेशनशिप में, उसके पास एक लोन पेयर मतलब एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज होनी चाहिए, तभी उसको फायदा भी आने का। अगली बात है, a coordinate bond can also be defined as a bond formed between an ion and an atom of a polar covalent molecule with one or more lone pair of electrons. अब यहाँ पे कहने का तात्पर्य क्या है? पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल मैंने आपको कौन से बताए थे? जो बहुत शातिर होते हैं, राइट? सो शातिर होते हैं, मान लीजिए आपके पास वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा ना कि ये आपका ऑक्सीजन हो गया, ये आपके हाइड्रोजन हो गए, अब ये हाइड्रोजन और आपके ये दो लोन पेयर हो गए, ठीक है। अब जो हमारे हाइड्रोजन है ना, इसके बीच में एक एंगल बनता है, और जो हमारे लोन पेयर्स हैं ये भी इसको यहाँ रिपेल करते हैं, ठीक है, ये यहाँ से रिपेल करेंगे। और इस वाले स्ट्रक्चर को कौन सा स्ट्रक्चर बोलते हैं? या तो वी स्ट्रक्चर बोलते हैं या तो वेज स्ट्रक्चर बोलते हैं। अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन और वाटर तो ऐसा भी तो बना सकते थे, डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन, पर ऐसा क्यों नहीं बनता? क्योंकि ये जो लोन पेयर्स है ना, ये इसको रिपेल करते हैं। जब ये रिपेल करेंगे तभी वहां पे जगह बनेगी कि लोन पेयर किसी और के साथ अपना बॉन्ड क्रिएट कर सके। और क्योंकि ये इतना नेगेटिव होता है, दो लोन पेयर्स हैं इसके पास, क्योंकि इतनी नेगेटिव पावर है इसके पास, तभी तो ये हाइड्रोजन के आपके कैटायन को अपनी तरफ पुल कर पाता है। आई थिंक इससे पहले मैंने गलती से नाइन बोल दिया था। तो हाइड्रोजन का जो आपका कैटायन है वो तभी तो उसके पास पुल हो पाएगा क्योंकि जो आपका वाटर का मॉलिक्यूल है उसमें दो लोन पेयर है, काफी नेगेटिव चार्ज है, तो हाइड्रोजन को अपने पास बुला सकता है कि भाई तुम आ जाओ, तुम अकेले मत घूमो, तुम्हें कुछ लाने की जरूरत नहीं है, आओ मैं अपने लोन पेयर शेयर कर रहा हूँ। आगे बात समझ? तो इसीलिए पोलर, पोलर का मतलब क्या कि जो पॉजिटिव, स्लाइट पॉजिटिव और स्लाइट नेगेटिव जो चार्ज होता है, जो थोड़ा थोड़ा सा सेपरेट आउट करता है, वही लोन पेयर को इतनी एबिलिटी देता है कि वो दूसरे को अपने पास बुला सके। ठीक है यही मतलब है इसका। अब ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ लेते हैं। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड हैज प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ कोवलेंट एंड आयनिक बॉन्ड्स। ठीक है, दोनों टाइप की प्रॉपर्टीज होती है, कोवलेंट की भी और आयनिक की भी, डिपेंडिंग ऑन कि हम किस एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। Therefore, it is also called dative और co-ionic bond। ठीक है, क्योंकि दोनों चीजों की प्रॉपर्टीज हैं, इसी वजह से उसको डेटिव या co-ionic bond बोलते हैं। The atom which provides the electron pair
और द फॉर्मेशन ऑफ अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज कॉल्ड डोनर। जो प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉन का पेयर उसको डोनर कहते हैं, और जो एक्सेप्ट कर जो दूसरा है जो उसको एक्सेप्ट करता है उसको एक्सेप्टर कहते हैं। और रिप्रेजेंटेशन होती है एक एरो की वजह से, एरो के तरीके से। एरो के तरीके से क्यों? क्योंकि एरो क्लियरली ये बता सकता है कि कौन तो इलेक्ट्रॉन पेयर को दे रहा है और कौन एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, जो दोनों के बीच में शेयरिंग हो रही है वो किस एटम से किस एटम तक, मतलब कौन रिसीवर है, कौन कौन डोनर है, कौन एक्सेप्टर है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए ये एरो की रिक्वायरमेंट बहुत जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स पे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो चलिए जल्दी से थोड़े ये एग्जाम्पल्स हैं, हमारे स्ट्रक्चर्स हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स के। तो 2-3 स्ट्रक्चर्स हैं ये, इन्हें पढ़ते हैं और चैप्टर को ख़त्म करते हैं। बहुत इजी स्ट्रक्चर्स हैं अगर समझ में आ जाए, और अगर समझ में नहीं आए तो इससे डिफिकल्ट स्ट्रक्चर नहीं है। तो एकदम तसल्ली से समझना, लॉजिक से समझना, आराम से समझ में आएगा और एग्जाम में बनाना भी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपके हाइड्रोनियम आयन से स्टार्ट करते हैं। सो हाइड्रोनियम आयन क्या है? तो जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, और वाटर मॉलिक्यूल का जो हमारा स्ट्रक्चर है वो वेज लाइक स्ट्रक्चर है। मतलब यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन हो गया, ये 2 हाइड्रोजन के बॉन्ड्स हो गए और 2 हमारे लोन पेयर्स हो गए। ठीक है, यह है हमारा वाटर का मॉलिक्यूल। अब वाटर के मॉलिक्यूल के साथ में अगर एक हाइड्रोजन का आयन ऐड होता है, ठीक है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन के आयन के पास कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है कंट्रीब्यूट करने के लिए, और वाटर के पास 2 लोन पेयर्स हैं। तो एक लोन पेयर वो इसके साथ शेयर कर लेगा और हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। तो अगर मैं इक्वेशन के फॉर्मेट में लिखूं तो क्या हुआ? H2O प्लस H प्लस गिव्स यू H3O पॉजिटिव। ये आपका हाइड्रोनियम आयन बना। ठीक है, अब वापस आते हैं, अब स्ट्रक्चर देखते हैं कि पहले कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। सो वाटर कंटेन्स 2 हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 ऑक्सीजन एटम। द हाइड्रोजन एटम हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल while the oxygen atom has 6। तो अभी तो ये सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल बना के दिखा रहे हैं। 2 hydrogen atoms share 1 electron each with oxygen atom to form water molecule। ये आपका वाटर मॉलिक्यूल बना। यहाँ पे इन्होंने आपको इस वाले पोर्शन में शेयर्ड पेयर्स दिखाए हैं और बाकी दोनों में उन्होंने आपको लोन पेयर दिखाया है। ये आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर है। इसमें वो आपको उनका लुक कैसा आएगा स्ट्रक्चर का, वो उन्होंने सिर्फ आपके इस वाले डायग्राम में बनाया है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने डिटेल बताई है। Now, the two unshared pair of electrons known as the lone pair of electrons do not participate in the bond formation of water molecule। जब हमारा वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है उसमें दोनों लोन पेयर्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। These lone pairs repel the bond pairs and thus the shape of the water molecule becomes wedge या फिर ऐसे inverted V shaped। ठीक है, ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। The OH bonds in a water molecule are polarized। Polarized का मतलब क्या है कि उस पे पॉजिटिव और नेगेटिव, स्लाइट पॉजिटिव और स्लाइट नेगेटिव चार्ज है। मतलब क्या है, OH का OH वाले बॉन्ड मतलब ये वाला बॉन्ड एक और फिर ये वाला बॉन्ड दो, इनके अंदर पोलराइज नेचर है, मतलब पोल्स बन जाते हैं, स्लाइटली पॉजिटिव पोल स्लाइटली नेगेटिव पोल। ठीक है, ड्यू टू लार्ज डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। क्यों बन जाते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है। ऑक्सीजन ज्यादा पावरफुल है, वो इलेक्ट्रॉन के शेयर्ड पेयर को थोड़ा सा अपनी तरफ खींच के रखता है, और हाइड्रोजन एक वीक एटम है तो उसको अपनी तरफ से देना पड़ता है। ठीक है, द ऑक्सीजन एटम हैज एन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ दिस while that of hydrogen atom is this। Oxygen has higher electronegativity so it attains slight negative charge। क्योंकि ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच लिया है तो स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हमारे नेगेटिवली चार्ज होते हैं। As it pulls the shared pair of electrons towards itself, while hydrogen atoms attain slight positive charge। क्यों पॉजिटिव चार्ज? क्योंकि जो अपने पास था भी इलेक्ट्रॉन वो भी उसको दे दिया है कि अपनी तरफ रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। Therefore, a molecule of water due to these charges is a polar molecule and is represented as this। ठीक है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। When an acid is added to water, strong dipole interaction
That is, attraction between slight positive and slight negative charges occur between the polar water molecules and polar acid molecules. कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो HCl है और उसमें वाटर ऐड करा, तो H प्लस प्लस Cl माइनस आया, तो जो इन दोनों के बीच के जो इंटरैक्शन है उसको हम स्ट्रॉन्ग डाइपोल इंटरैक्शन कहते हैं, क्योंकि जो अट्रैक्शन है बहुत स्ट्रॉन्ग है between the slight negative and slight positive charges. As a result of such dipole interaction, the hydrogen ion gets released from the polar bonds of acid molecules. Hydrogen हमारी release हो जाती है. The hydrogen ion spontaneously adds to one of the two lone pairs of electrons of oxygen atom of the water molecule, forming a coordinate bond. तो अब क्या होता है कि जब हमने एसिड ऐड किया और हमारा हाइड्रोजन रिलीज हुआ, हाइड्रोजन किस फॉर्म में रिलीज हुआ, हाइड्रोजन आयन की फॉर्म में रिलीज हुआ, तो अब जो ये आयन होता है ये बहुत अनस्टेबल है. अब ये दो तो इलेक्ट्रॉन्स तो चाहिए थे मिनिमम, जो एक था जो शेयर किया था वो भी चला गया, तो अब वो पॉजिटिव हो गया, उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वो बहुत ज्यादा बेचैन घूमेगा पूरे सोल्यूशन में. ठीक है, और बेचैन एज इन इतना बेचैन होता है, इतना डेस्परेट होता है इलेक्ट्रॉन्स के लिए कि जैसे ही पहला वाटर मॉलिक्यूल मिलता है एज अ होल वाटर मॉलिक्यूल, वो उसके साथ फटाफट कंबाइन हो जाता है. ठीक है, वो कहता है कि देखो मेरे पास तो कुछ है नहीं, तुम्हारे पास एक्स्ट्रा लोन पेयर है एक, तो वो तुम मुझसे शेयर कर लो. ठीक है, तो फटाफट से वो पेयरिंग कर देता है. तो ये आ गया वाटर मॉलिक्यूल H2O, इसके अंदर एक हमारा हाइड्रोजन H प्लस एक आयन ऐड हुआ, तो आपका क्या बन गया H3O पॉजिटिव. ठीक है, ये है उसका स्ट्रक्चर. अब स्ट्रक्चर मैं आपको बता देती हूँ कैसे बनाया जा रहा है. ये वाला स्ट्रक्चर आपको बनाना होगा एग्जाम में, ये बता देती हूँ. सो अब इस केस में क्या हो रहा है कि आप बिल्कुल बेसिक तरीके से दिखाएंगे, ये है मेरा ऑक्सीजन, 3 हाइड्रोजन बनेंगे, यहाँ पे आप शेयर्ड पेयर दिखा सकते हैं, तो शेयर्ड पेयर में आप ऐसे शेयर पेयर दिखा सकते हैं, और यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखाना है. और क्योंकि इस पूरे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो बड़ा सा ब्रैकेट लगा के आप उसके बाद चार्ज दिखाएंगे और एक लोन पेयर को आप यहाँ दिखाएंगे. एक तरीका ये है बनाने का. दूसरा तरीका आपका बनाने का है कि हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड्स है, ऐसे सिंगल बॉन्ड्स बना दीजिए और एक पे आप एरो लगा के हाइड्रोजन बना दीजिए और ऊपर आप पॉजिटिव चार्ज और यहाँ लोन पेयर. ये एक तरीका है. तो दोनों तरीके सही हैं, जैसा आपको ठीक लगे आप वो यूज कर सकते हैं. हमने कुछ नहीं करा, वाटर मॉलिक्यूल था उसमें एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगा के हाइड्रोजन ऐड करा है और पूरे के पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आया है, बिकॉज अब वो एक आयन फॉर्मेशन में है. ओके. Addition of released hydrogen ion to a lone pair of electrons of the oxygen atom of the polar water molecule leads to the formation of hydronium ion. So H plus plus water molecule gives hydronium ion. Proton water hydronium ion. So let's just read this. Hydronium ion has a lone pair, 2 single covalent bonds and 1 coordinate bond. ठीक है, हाइड्रोनियम आयन का स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है. ठीक है, एक्सप्लेनेशन शायद इतना ना पूछे पर स्ट्रक्चर डेफिनेटली पूछा जाता है. ठीक है, अगर आप चाहें तो उसमें आप मेंशन करके अलग से पेंसिल से मार्किंग देके कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी लिख सकते हैं, पर जरूरी नहीं है, क्योंकि जब आप एक एरो बना के सामने दूसरा H लिखते हैं, इट इज वेरी क्लियर कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही है. ठीक है, और जब आप स्ट्रेट लाइंस बनाते हैं बहुत अंडरस्टूड है कि वो कोवलेंट बॉन्ड्स हैं. पर अगर आपकी स्कूल की टीचर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, बहुत ज्यादा उन्हें एडिक्वेट आंसर्स चाहिए, तो प्लीज अपने प्री बोर्ड के एग्जाम में मिस आउट मत करना, उसमें बना देना. आगे चलिए. अब फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन. अमोनियम आयन कौन सा हुआ, NH4 पॉजिटिव एंड लोन पेयर इफेक्ट ऑफ नाइट्रोजन एटम. ठीक है, सो लेट्स रीड दिस. सबसे पहले आपको एक अमोनियम आयन को बनाना आना चाहिए. सॉरी, नॉट अमोनियम आयन, आयन तो हम बना लेंगे, आपको अमोनिया बनाना आना चाहिए. अमोनिया कैसे बनता है, आपका एक नाइट्रोजन है, 3 हाइड्रोजन अटैच करने हैं उससे. ठीक है, तो 3 की शेयरिंग हो गई यहाँ पे, और यहाँ पे आपका एक लोन पेयर बचा है. ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको ऐसे समझ नहीं आना, आपको इलेक्ट्रॉन्स बनाने हैं तो आप इलेक्ट्रॉन्स बना लीजिए. ठीक है, तो ये आपका एक
अमोनिया का आयन, अमोनिया का एटम का स्ट्रक्चर है। अब क्या होता है, सेम चीज इसमें होती है कि अमोनिया का एटम है, उसमें एक पॉजिटिव आके अगर कंबाइन हुआ तो वो ये वाले लोन पेयर को शेयर कर लेता है, ठीक है। और लॉजिक बिल्कुल सेम है। हाइड्रोजन बहुत ज्यादा एज एन आयन बहुत एक्सट्रीमली अनस्टेबल होता है, ठीक है, बहुत ही एक्सट्रीमली अनस्टेबल, कि बहुत ही फटाफट किसी भी तरीके से किसी से अटैच होना चाहता है। और क्योंकि उसके पास अपने पास देने के लिए कुछ नहीं है, तो वो किसी ऐसे एटम से ही अटैच हो सकता है जहां लोन पेयर अवेलेबल हो, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। ये आपका अमोनिया हो गया NH3 प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का आयन, तो आपका अमोनियम आयन बन जाएगा, ठीक है, NH4 होल पॉजिटिव। नाउ अब इसके आगे चलते हैं। नाइट्रोजन एटम हैज 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, 3 वो यूज कर लेता है हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन से कनेक्ट करने में, 2 बचते हैं, उसे कहते हैं एक लोन पेयर। हाइड्रोजन एटम हैज 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। In ammonia, each of 3 hydrogen atoms are bonded to nitrogen atom by a pair of shared electrons, 1 electron from hydrogen atom and 1 from nitrogen। तो ये इन्होंने अमोनिया का स्ट्रक्चर बताया है आपको, ठीक है। Thus the nitrogen atom in ammonia is left with a lone pair, एक lone pair बचा है उसके पास। This ammonia molecule combines with hydrogen ion, ठीक है, H plus, which has no electron in its outermost orbit, in such a way that the lone pair of electrons on the nitrogen atom is shared by hydrogen ion। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि जो हाइड्रोजन आयन आ रहा है कंपाउंड बनाने के लिए, उसके पास अपने पास कुछ नहीं है टू ब्रिंग ऑन द टेबल। इस वजह से जो नाइट्रोजन का शेयर लोन पेयर है वो कंप्लीटली उसके साथ शेयर किया जाता है। The latter thus acquires the helium configuration, latter मतलब यहाँ हाइड्रोजन की बात हो रही है। This bond which is formed between the nitrogen atom in ammonia and the hydrogen ion is a coordinate bond। ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है इसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। अब यहाँ पे बहुत ही तरीके से बताया गया है। ये है आपका अमोनिया NH3 प्लस ये आपका हाइड्रोनियम सॉरी हाइड्रोजन आयन, इन दोनों को कंबाइन किया तो आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। मैं यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ। सो ये है आपका नाइट्रोजन, ठीक है, ये बना दो लोन पेयर, 3 हाइड्रोजन प्लस एक हाइड्रोजन का आयन, क्या देगा आपको, नाइट्रोजन। ये आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया, ये 3 के साथ आपका कोवलेंट बॉन्ड बन गया और ओवरऑल चार्ज आ गया पॉजिटिव। ये हो गया आपका अमोनियम आयन, ठीक है, समझ में आ गया। वापस आके देखते हैं बुक क्या कहना चाहती है। तो यहाँ पे उन्होंने आपका हाइड्रोजन सॉरी अमोनियम आयन बना दिया है और 2 तरीके से बनाया है। तो यहाँ पे तो उन्होंने आपको सारे के सारे एटम्स दिखाए हैं, या तो आप ऐसे दिखा दो, पर जो आपके बोर्ड में एक्सेप्टेबल आंसर है वो ये सेकंड वाला है, ठीक है। अब आगे पढ़ लेते हैं। The nitrogen atom is in an ammonia molecule contains a lone pair of electrons. It is a donor। जब उसके पास lone pair of electron है तो डोनेट ही करेगा। The hydrogen ion accepts that lone pair of electron, वो बन गया acceptor and forms a coordinate bond। Once this bond is formed, all 4 NH bonds become identical। The linkage forms an ammonium ion having a single positive charge, ठीक है, +1 का चार्ज रहता है, सिंगल पॉजिटिव चार्ज। व्हेन अमोनियम क्लोराइड, मतलब अब जो आपका ये अमोनियम आयन है जब ये क्लोरीन से कनेक्ट होता है, सो अमोनियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड, cation NH4 positive having 3 covalent and 1 coordinate bond and anion Cl minus are attached together towards are attracted towards each other। सो अब हो क्या रहा है कि ये वाला जो आपका अमोनियम आयन है, मैं यहाँ पे दोबारा से बनाती हूँ, ये है आपका अमोनियम आयन। अब क्योंकि इसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज है +1 का, और जो हमारा क्लोरीन होता है, क्लोरीन के ऊपर -1 का चार्ज होता है, तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं कि अट्रैक्ट होके क्या होगा।
सो व्हेन अमोनियम क्लोराइड, मतलब अमोनियम क्लोराइड हमें बनाना है, सो कैटायन हैविंग थ्री, सो ये आपका जो NH4 पॉजिटिव हो गया और क्लोरीन माइनस हो गया, दे गेट अट्रैक्टेड टू ईच अदर ड्यू टू इलेक्ट्रिकल चार्ज एग्जिस्टिंग बिटवीन देम, आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड। ठीक है, क्योंकि एक के पास पॉजिटिव है एक के पास नेगेटिव है और दोनों अट्रैक्ट होके अगर साथ साथ हो जाते हैं तो आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक है, इसे पढ़ लेते हैं आगे। दस अमोनियम क्लोराइड इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड हैविंग ऑल थ्री टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। सो अगर आपसे पूछा जाए गिव एन एग्जाम्पल कंटेनिंग ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, जिसमें आयनिक भी है, कोवलेंट भी है और कोऑर्डिनेट भी है, तो उसका आंसर है अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड है उसका एग्जाम्पल। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल बहुत पूछा जाता है। एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड्स हैविंग इलेक्ट्रोवैलेंट एंड कोवलेंट बॉन्ड, अगर दोनों चीजें चाहिए तो आपका NaOH और CaCO3। अगर कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेट चाहिए तो सल्फ्यूरिक एसिड, और सल्फ्यूरिक एसिड का एग्जाम्पल यहाँ दे रखा है, स्ट्रक्चर दे रखा है। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर आप एक बार देख लीजिएगा। सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर स्पेसिफिकली इतना नहीं पूछा जाता, बट मैं फिर भी आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये है आपका सल्फर, वो यहाँ 4 ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। ठीक है, 2 ऑक्सीजन से जो उसने बॉन्ड क्रिएट करा है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ठीक है, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और बाकी ये आपके कोवलेंट बॉन्ड्स है। इसको अगर डिटेल में समझना है तो प्लीज आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल देना कि मैम इसको भी डिटेल में एक्सप्लेन कर दीजिए। ऑल्दो आपका इससे ज्यादा बेटर क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड्स में, जैसे कि आपका NH4 ये अमोनियम आयन, आपका हाइड्रोक्सिल आयन, सॉरी हाइड्रोक्सिल अभी हम आगे पढ़ेंगे, और हाइड्रोनियम आयन, ये 3 आयन्स बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अगर अमोनियम क्लोराइड पूछा जाएगा उसमें ये पूछा जाएगा कि कौन कौन से बॉन्ड्स हैं उसके अंदर, या फिर उसे एज एन एग्जाम्पल पूछा जाएगा कि गिवन एग्जाम्पल जिसमें तीनों बॉन्ड्स अवेलेबल हैं। ठीक है, अगर हमारे क्वेश्चंस में आता है, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अगर उसमें आएगा कि सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करो तो मैं आपको कर दूंगी, पर अभी नहीं जरूरत। अब आते हैं फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। अब हाइड्रोक्सिल आयन का मतलब क्या है? हाइड्रोक्सिल आयन का सीधा सीधा मतलब ये है कि आपके पास एक वाटर मॉलिक्यूल था, उसमें से आपका H अलग हो गया और OH माइनस अलग हो गया। सो ये जो स्ट्रक्चर बनता है वो है आपका हाइड्रोक्सिल आयन। लेट्स कम बैक हियर। So, the hydroxyl ion or hydroxide ion is formed when one hydrogen H plus is removed from water molecule. आपके पास वाटर मॉलिक्यूल था, उसमें से H प्लस रिमूव कर दिया तो बचा OH माइनस। हाइड्रोक्साइड बोल लो या हाइड्रोक्सिल बोल लो, ये भी बहुत पूछा जाता है स्ट्रक्चर्स में। तो तीनों जो आपने स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं, तीनों में से कोई भी पूछा जा सकता है, तीनों ही स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। When H plus is removed from water molecule, the shared pair of electron remains with oxygen as oxygen is more electronegative. क्योंकि जब आपका H प्लस निकला तो आप देख रहे हो H प्लस निकला है, एज एन आयन निकला है, तो इलेक्ट्रॉन को तो छोड़ के निकला है, वो इलेक्ट्रॉन किसके पास रह गया? ऑक्सीजन के पास रह गया। एंड दस हाइड्रोक्सिल आयन हैज अ नेगेटिव चार्ज। इसी वजह से जो आपका OH का चार्ज आता है हाइड्रोक्साइड का, वो नेगेटिव आता है, क्योंकि उसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिलेशनशिप को छोड़ के गया, वो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के ही गया उसके पास कि तुम ही रखो, मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसके स्ट्रक्चर में बेसिक चीज है कि आपका जो OH माइनस है, इसका आप वही वाला स्ट्रक्चर देखो, कोऑर्डिनेट वाला, एक ही बार में बताती हूँ। ये वाला स्ट्रक्चर, तो ये आपका हो गया हाइड्रोनियम आयन का, जो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ये है आपका OH का। ठीक है, तो इस केस में क्या है, आपके OH में बस एक एक्स्ट्रा शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। सो लेट्स जस्ट गो स्टेप बाय स्टेप, जैसे जैसे बुक एक्सप्लेन कर रही है मैं आपको वैसे बताती हूँ, ताकि आपको किसी पॉइंट पे कंफ्यूजन ना हो। सो अभी यहाँ क्या हो रहा है, ये है आपका वाटर, जिसमें से हमने H प्लस निकाल लिया और OH माइनस आ गया। ठीक है, सो अब ये स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन क्या है कि आपके पास एक ऑक्सीजन है, ये लोन पेयर हो गए दो उसके पास, एक अपना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन वाला जो रह गया वो, और ये हो गया कोवलेंट। तो ये इसके ऊपर ओवरऑल नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये है हाइड्रोक्सिल का। ठीक है, मैं दोबारा से यहाँ डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ। वाटर मॉलिक्यूल
में से हाइड्रोजन निकला एज एन आयन प्लस OH माइनस बचा। वाटर का क्या स्ट्रक्चर है? H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये है वाटर का स्ट्रक्चर। ये हो गए आपके लोन पेयर। इसमें से हाइड्रोजन, सो हाइड्रोजन एज एन मतलब एज एन आयन है, तो इसके अंदर क्या है? इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो हम H प्लस ही शो करेंगे। अब इसका जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था वो OH के पास रह गया। अगर हम OH का रेगुलर स्ट्रक्चर बनाते तो कैसे बनता कि एक तो वो हाइड्रोजन के साथ कनेक्टेड है, दो लोन पेयर थे उसके पास, और एक अपना इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा, ठीक है, जो हाइड्रोजन से कनेक्टेड था। ये आपका रेगुलर बनता, ठीक है। अगर बेसिक आपके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं होता, पर आपके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जो हाइड्रोजन छोड़ के गया है, तो वो आप एज एन एक्स शो करेंगे ताकि क्लियरली पता चल जाए कि दूसरे एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, और ओवरऑल इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। आगे बात समझ? ठीक है। सो दिस इज योर हाइड्रोक्सिल का ये है स्ट्रक्चर जो आपको बनाना है। अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप ये बनाएंगे। अगर ज्यादा डिटेल पूछी जाएगी तो आप ये पूरी की पूरी इक्वेशन बनाएंगे। अगर सिर्फ एक नंबर में पूछा जा रहा है हाइड्रोक्सिल का स्ट्रक्चर, तो आप बस ये बनाएंगे। जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मैं आपको बताऊंगी कि पूरे आंसर में क्या क्या देना, क्या क्या रिक्वायरमेंट है लिखना एग्जाम में। अभी हम वापस आते हैं, तो ये आपका ये वाला साइड पूरा हो गया। अब आते हैं सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर। सेल्फ आयनाइजेशन का मतलब कि ये का ब्रेक डाउन हुआ था H प्लस प्लस OH माइनस का, इसमें जो ये हमारा जो वाटर का ब्रेक डाउन होता है ये रिवर्सिबल है, ठीक है। जो H प्लस आपका निकला है वो OH माइनस से कनेक्ट हो जाएगा तो फिर वाटर बन जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, ये दोनों तरफ से चल सकती है। Water molecule contains two hydrogen atoms and one oxygen atom. A positive hydrogen ion is formed when water ionizes. जब water ionize हुआ तो H2O break हो गया H plus plus OH minus में। This H plus ion is transferred from one water molecule to oxygen atom of another water molecule. जैसे मैं आपको बता रही थी, हाइड्रोजन अगर रिलेशनशिप से निकला तो एक तो गुस्से में अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के निकला है, तो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहता है, किसी के साथ भी कंबाइन करने को रेडी है, चाहे दूसरा वाटर मॉलिक्यूल ही ना मिल जाए। तो जैसे ही वो रिलीज हुआ एज एन आयन, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल मिला, उसके साथ फटाफट कंबाइन होकर उसका लोन पेयर शेयर कर लेता है। इसीलिए इसे सेल्फ आयनाइजेशन कह रहे हैं, ठीक है। कि सेल्फ आयनाइजेशन के दो मतलब है, मतलब पूरे प्रोसेस में दो मतलब है। पहली बात तो कि वाटर डायरेक्टली खुद आयनाइज हो जाता है, उसे किसी और चीज को उसमें मिक्स करने की जरूरत नहीं है, खुद आयनाइज हो रहा है, ठीक है। जब आयनाइज हो रहा है H प्लस निकल रहा है, वो H प्लस बेचारा इतना एजिटेटेड इतना फ्रस्ट्रेटेड है, फटाफट दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिलके हाइड्रोनियम आयन बनाता है। अब इसमें हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर तरीके से कि कहने का तात्पर्य क्या है। वाटर मॉलिक्यूल है, आयनाइज हुआ तो H प्लस प्लस OH माइनस निकला। इसका हम स्ट्रक्चर डिस्कस कर चुके हैं तीनों का। ये वाला जो H प्लस है, ठीक है, ये H प्लस इतना फ्रस्ट्रेटेड होता है कि ये वाटर से फटाफट कंबाइन कर जाता है दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से, तो ये क्या बना देता है H3O प्लस, ठीक है। सो ये होता है, इसे ये पूरा प्रोसेस है, इन सबके स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। सो H प्लस, अब यहाँ पे हमारा H प्लस निकल गया था, मैं दूसरा कलर यूज करती हूँ यहाँ पे। ये वाला जो H प्लस निकला था, ये रहा, ये वाटर से कंबाइन होके हाइड्रोनियम आयन बना देता है, ठीक है, H3O प्लस। अब जो ये H3O प्लस है, thus H3O plus and OH minus ions are formed by water molecule। तो अगर आपसे कोई पूछा जाए क्वेश्चन कि जब वाटर आयनाइज होता है तो कौन से आयन्स फॉर्म होते हैं, तो पॉजिटिव आयन जो फॉर्म होता है वो H3O प्लस होता है, और नेगेटिव आयन होता है OH माइनस, ठीक है। तो ये पॉजिटिव आयन निकलता है और ये नेगेटिव आयन निकलता है आपका। सो वाटर के साथ वाटर को कंबाइन किया, मतलब जब आपके वाटर मॉलिक्यूल्स हैं तो वो ब्रेक डाउन करके आपको कौन से आयंस देंगे, एक पॉजिटिव आयन देंगे एक नेगेटिव आयन देंगे। पॉजिटिव कौन सा दिया? हाइड्रोनियम, और नेगेटिव कौन सा दिया? हाइड्रोक्साइड। और इनके इन्होंने स्ट्रक्चर बता दिए, ये रहे स्ट्रक्चर। अब इसे मैं आपको एक बार फटाफट से 1 मिनट का रिकैप देती हूँ और आराम से समझना, इसमें मैं स्ट्रक्चर दोबारा से बना दूंगी। क्या होता है? वाटर है, ठीक है, वाटर ब्रेक डाउन हुआ तो H प्लस प्लस H माइनस बना,
पर हम H प्लस क्यों नहीं बोलते, क्योंकि H प्लस ज्यादा देर के लिए रुकता नहीं है, वो फटाफट एक वाटर के साथ कंबाइन होके H3O प्लस बना देता है। तो जो आपका पॉजिटिव आयन मिलता है वाटर के आयनाइजेशन पे, वो H3O प्लस मिलता है, H प्लस आपको मिलता ही नहीं है, क्योंकि वो इतनी देर रुकता ही नहीं है। ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि वाटर आयनाइज हो रहा है, कि आपके पास वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, पानी है, वो आयनाइज हो रहा है, तो वो आयनाइज होके हमें कौन से आयन्स दे रहा है, पॉजिटिव में दे रहा है H3O प्लस और नेगेटिव में दे रहा है OH माइनस। ठीक है। अब अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर बनाऊं तो H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H प्लस H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ठीक है। इसके अंदर लोन पेयर्स बना देते हैं। ये हमारे वाटर मॉलिक्यूल दो कंबाइन हो रहे हैं, और ये कंबाइन होके क्या दे रहे हैं, हाइड्रोनियम आयन दे रहे हैं पहले। तो इसमें क्या होगा, बीचों बीच ऑक्सीजन आया, लोन पेयर बना दो, दो हाइड्रोजन तो डायरेक्टली कनेक्टेड है और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड से कनेक्टेड है, ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज है। ये हो गया हमारा हाइड्रोनियम आयन। अगर आपसे हाइड्रोक्सिल या हाइड्रोक्साइड का पूछें तो ये है आपका ऑक्सीजन, जिसके पास अपने 6 इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है। एक से तो वो हाइड्रोजन से कनेक्टेड है, एक उसका बच गया था जब हाइड्रोजन छोड़ के गया था, तो उसको आपने एक्स की तरह रिप्रेजेंट कर दिया। ओवरऑल आपके पास नेगेटिव चार्ज है, इसको बोलेंगे हाइड्रोक्साइड या फिर हाइड्रोक्सिल आयन। प्री बोर्ड्स में 99% ये वाला स्ट्रक्चर या ये वाला स्ट्रक्चर पूछा जाएगा, इन दोनों में से एक स्ट्रक्चर पूछा जाएगा। हाइड्रोक्सिल ज्यादा पूछा जाता है क्योंकि टीचर्स को लगता है बच्चों को ज्यादा कंफ्यूजन इसमें होती है। ठीक है। तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये स्ट्रक्चर, इंडिविजुअली कंफ्यूज मत होना, बना देना, एक्सप्लेन कर देना, फिर भी अगर डाउट हो रहा हो तो मुझसे पूछ लेना। तो वापस अगर हम आए, यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। देखने में कितना कंफ्यूजिंग स्ट्रक्चर है अगर बुक से देखो, पर अगर स्टेप बाय स्टेप खुद बनाओगे तो बड़े प्यार से समझ में आ जाएगा। ठीक है। ऑल राइट स्टूडेंट्स, सो दिस इज इट फॉर टुडे सेशन। आज के सेशन में हमने कोवलेंट एंड इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड्स का कंपैरिजन पढ़ा, देन वी डिड एन एक्सपेरिमेंट फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन बिटवीन द टू कंपाउंड्स। उसके बाद हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड स्टार्ट किया और आज में ही वो फिनिश कर लिया। सो टुडे योर केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर की थ्योरी इज सक्सेसफुली कंप्लीटेड। इसके बाद हम एक इंटेक्स क्वेश्चंस का वीडियो अपलोड होगा जो लास्ट वाला पार्ट है, और उसके बाद आपकी एक्सरसाइजेस आएंगी। सो मेक श्योर कि आज तक का जो आपने कवर अप किया है चैप्टर, आप उसको रिवाइज करें बिफोर द नेक्स्ट वीडियो इज आउट। थर्डली रिवाइज करें, इंटेक्स क्वेश्चंस को ट्राई कर लें, एंड यू विल हैव सफिशिएंट टाइम एक्सरसाइज ट्राई करने के लिए। आपको बीच में 1-2 दिन का टाइम मिलेगा व्हेन बिफोर द वीडियो एक्चुअली कम्स आउट। तो मेक श्योर कि आप अच्छे से रिविजन करते चल रहे हैं, और ये चैनल को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर रहे हैं। हेल्प अस ग्रो फर्दर, and the more friends join in this series, the more fun it's going to be, the more doubts you will get, the more fun would be for me in teaching you and clarifying all your doubts. So make sure कि अगर आपको समझ में आ रहा है तो भी, और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो भी, you are letting me know। और आप मुझे बताएंगे कैसे, या तो आप मुझे ईमेल कर दीजिए at psclassesicsc@gmail.com, या फिर आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, दिस इज इट फॉर टुडे। हम नेक्स्ट सेशन पे मिलते हैं।